हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होने वाली है इस साल के लिए, उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट है उसके लिए जो प्रिपरेशंस है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी। उसके लिए मैं आपको काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड करूँगी। इन टुडेज सेशन हम एग्जैक्टली देखेंगे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के PYQs ऑफ द ईयर 2022 ऑफ PhD एंट्रेंस टेस्ट एट पंजाब यूनिवर्सिटी। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन PYQs को सॉल्व करने के बाद आपके काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स है रिलेवेंट टू रिसर्च मेथोडोलॉजी वो तो क्लियर हो ही जाएंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको आइडिया मिल जाएगी कि एग्जैक्टली किस प्रकार के MCQs आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं इन PhD एंट्रेंस टेस्ट एट पंजाब यूनिवर्सिटी। एज वेल काफ़ी सारे PYQs भी रिपीटेटिवली PhD एंट्रेंस टेस्ट में ईच ईयर पूछे जाते हैं, आपकी उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ लेट अस बिगिन। स्टूडेंट्स, जैसे ही आप सभी को पता है कि PhD एंट्रेंस टेस्ट है वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो भी अगले महीने में है, एंड दैट्स वाई आप सभी को काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करके इस एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना है। इस एंट्रेंस टेस्ट में आप सभी को 50% क्वेश्चंस ये रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर पूछे जाएंगे एंड 50% क्वेश्चंस आप सभी को कंसर्न सब्जेक्ट के लिए पूछे जाएंगे। ओके, इस PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आप सभी को 50% मार्क्स स्कोर करने हैं, तभी आप PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाओगे। क्वालिफाई करने के लिए हम सभी आपके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जिस कोर्स की मदद से सारे स्टूडेंट्स PhD एंट्रेंस टेस्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं एंड उसे क्वालिफाई भी करते हैं। इस कोर्स में आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। आप सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। मॉक टेस्ट में हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अभी अवेलेबल है। ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs। दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं। ओके, मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद आप जान सकते हो कि आपका प्रिपरेशन कहाँ तक हुआ है, आपको आगे कितने सारे प्रिपरेशन की ज़रूरत है। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF प्रोवाइड किया जाता है, जिस PDF की मदद से आप सारे टॉपिक्स को एक ही PDF में रिवाइज कर सकते हैं। आपको इसी में 80% MCQs मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द PhD एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये जितने भी सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हमारे पास करंटली वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट, रिवीजन PDF ये सब अवेलेबल है, बिकॉज इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के लिए PhD एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली ये सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कोर्स में कवर किए हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फीस भी बहुत कम है, विच इज ओनली 699, एंड इन कम फीस में हम सारे कैंडिडेट्स को गारंटेड सिलेक्शन करवा देते हैं। ओके, स्टूडेंट्स, ये जो कंप्लीट कोर्स है दिस इज नथिंग बट अ रिसर्च मेथोडोलॉजी रिवीजन पैकेज। ये आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा फॉर योर PhD कोर्स वर्क एंड एज वेल फॉर योर PhD एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू सेशन के लिए भी। ओके, so let us begin. Which of the following tests is used to ascertain whether there is a significant difference between the variance of two sets of observations? Now, इनमें से कौन सी टेस्ट को आप करोगे जब भी आपको देखना है या फिर टेस्ट करना है कि दो सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बीच में बेसिकली उनके वेरिएंस के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। बेसिकली आपको दो सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस के वेरिएंसेस को जब भी कंपेयर करना पड़ता है तब आप कौन से टेस्ट को करोगे? काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, पी टेस्ट। ओके, स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी वन बाय वन ऑल ऑफ दीज टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है एंड काई स्क्वायर टेस्ट में हम गुडनेस ऑफ फिट को टेस्ट करते हैं। गुडनेस ऑफ फिट का मतलब होता है कि जो हमारे ऑब्जर्व्ड जो वैल्यूज होते हैं एंड जो हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यूज होते हैं इनके बीच में अगर कोई डिफरेंस है उसे मेजर करने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। टी टेस्ट यानी कि स्टूडेंट्स
टी टेस्ट। सो टी टेस्ट के थ्रू हम दो ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर करके देखते हैं कि इधर उसमें डिफरेंस है या नहीं। अगर डिफरेंस है देन इसका मतलब ये है कि वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस है, उनके बीच में रिलेशनशिप है। अगर डिफरेंस नहीं है देन देयर इज नो रिलेशनशिप। एफ टेस्ट इज द एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट एंड बेसिकली इस टेस्ट के थ्रू हम दो सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस के वेरिएंसेस को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अगर वेरिएंसेस है देन ऑब्वियसली देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, सो एफ टेस्ट अगर आपको कैलकुलेट करना है सो उसके लिए एफ वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता है एंड इस एफ वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए रेशो लिया जाता है ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर। सो उसमें जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर यानी कि वेरिएंस ऑफ वन ग्रुप एंड डिनोमिनेटर यानी कि वेरिएंस ऑफ अनदर ग्रुप। सो यहाँ पे हमेशा जो न्यूमरेटर का वैल्यू होता है वेरिएंस का, वो हमेशा ज़्यादा होता है दैन द डिनोमिनेटर वैल्यू, बिकॉज आपको जो डिफरेंसेस मिलते हैं ग्रुप्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा होते हैं दैन द डिफरेंसेस विद इन द ग्रुप। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा एफ टेस्ट, बिकॉज एफ टेस्ट के थ्रू ही आप वेरिएंसेस को कंपेयर कर सकते हो। ओके, पी टेस्ट यानी कि ऐसी टेस्ट जो हम करते हैं ताकि हम सिग्निफिकेंस लेवल को मेजर कर सके एंड पी टेस्ट में पी वैल्यू को डिटरमिन किया जाता है। ओके, सो ये जो पी वैल्यू होती है इसके थ्रू हम देख सकते हैं और मेजर कर सकते हैं कि हमारे पास कितने एक्सटेंट तक ऐसा एविडेंस है कि जिसके थ्रू हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सके। एंड यहाँ पे अज्यूम भी किया जाता है कि नल हाइपोथेसिस की जो वैल्यू है और जो नल हाइपोथेसिस है वो सही है। सो दिस इज व्हाट पी टेस्ट। ओके, फॉर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम df greater than 1 the mean that is mu of the t distribution is। now यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन दी है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू है वो है एक से भी ज़्यादा। सो टी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन की वैल्यू क्या आ सकती है? अगर टी डिस्ट्रीब्यूशन में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यू एक से भी ज़्यादा है तो 0, 1, 2, 3। ओके, सो स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, बेसिकली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं और द फ्री वेरिएबल्स जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो देयर इज अ रूल कि जैसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यू इंक्रीज होती है, ओके, ये जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इट बिकम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड आपको तो पता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो मीन वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0। सो बेसिकली इट अप्रोचेस टू 0। ओके, बिकॉज जो सेंट्रल पोजीशन डेटा वैल्यू होती है विच इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? 0 इन द स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स वाई यहाँ पे जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा 1, दैट इज 0। सो ये आप हमेशा याद रखो कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जैसे इंक्रीज होती है टी डिस्ट्रीब्यूशन में उतनी ही उसकी जो मीन की वैल्यू होती है वो 0 होती है। ओके, सो इसी के साथ हम सारे स्टूडेंट्स को पंजाब यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2023 को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 2 यानी कि सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन का स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स हर एक कंसर्न सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। इसमें आप सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं। सो MCQs सेक्शन में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स हर एक कंसर्न सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। ओके, सो यहाँ पे जितने भी सारे ये सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास कंसर्न सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन स्टडी मटेरियल की फीस है 999 एंड इनकम फीस में हम सारे कैंडिडेट्स का गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। सो स्टूडेंट्स टू ज्वाइन आवर कोर्सेज आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके,
सो स्टूडेंट्स, ये जो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन स्टडी मटेरियल है ये आप सभी को एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए तो काम आएगा ही, बट इसी के साथ ये आप सभी के लिए इंटरव्यू सेशन में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज इंटरव्यू सेशंस में आप सभी को एग्जामिनर्स काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं रिलेवेंट टू योर कंसर्न सब्जेक्ट। सो उसके रिगार्डिंग जितने भी सारे स्टडी मटेरियल्स है वो हमने इसमें कवर किए हैं। ओके, Which of the following is non-probability sampling method? Now इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है which is a non-probability sampling method? Systematic sampling, quota sampling, cluster sampling, simple random sampling. So students, non-probability sampling method का मतलब होता है कि ऐसा मेथड जिसमें हम सैम्पल्स को नॉन रैंडम तरीके से सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, so this is what non-probability sampling method, and if you see all of these options then you will understand that कि यहाँ पे सिर्फ कोटा सैम्पलिंग एक ही यही ऑप्शन है which is a non-probability sampling method, because कोटा सैम्पलिंग में हम सैम्पल्स को नॉन रैंडमली तरीके से सिलेक्ट करते हैं। ओके, सो बेसिकली कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, हमारे पास टारगेट पॉपुलेशन होता है एंड फ्रॉम दिस टारगेट पॉपुलेशन वी मेक द डिफरेंट सब पॉपुलेशंस। सो हर एक सब पॉपुलेशन में से हम नॉन रैंडम तरीके से सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हैं जिसमें वही कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें स्टडी में चाहिए होते हैं, एंड दैट्स वाई इसे कहा जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। एंड बाकी के जितने भी सैम्पलिंग टेक्निक्स है ये सब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स है जिसमें बेसिकली हम रैंडम टेक्निक्स का यूज़ करके सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हैं। ओके, रिलायबिलिटी ऑफ अ रिसर्च रिजल्ट इम्प्लाइज इट्स। नाउ रिसर्च रिजल्ट की जो रिलायबिलिटी होती है वो एग्जैक्टली क्या इम्प्लाई करती है, वैलिडिटी, वेरीफाइबिलिटी, यूजफुलनेस, बायस्डनेस। सो स्टूडेंट्स, रिलायबिलिटी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक है। सो बेसिकली रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जब भी हम किसी भी रिसर्च स्टडी को डिफरेंट सिचुएशंस में करते हैं, सो इन डिफरेंट सिचुएशंस हमें हमेशा उस रिसर्च स्टडी से वही रिजल्ट्स मिलते हैं, कॉमन रिजल्ट्स। सो जितने भी सारे आपको स्टेबल रिजल्ट्स मिलते हैं एंड रिलायबल रिजल्ट्स मिलते हैं, उतनी रिलायबिलिटी उस रिसर्च रिजल्ट की अच्छी होती है। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी रिसर्च स्टडी को वेरीफाई करना होता है कि एग्जैक्टली वो एक्यूरेट है या नहीं, सो उसे वेरीफाई करने के लिए जिन टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करते हैं वही टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम रिलायबिलिटी को भी चेक करते हैं। दैट्स व्हाई रिलायबिलिटी इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, वेरीफाइबिलिटी। सो अगर आपको वेरीफाइबिलिटी को टेस्ट करना है, स्टिल आप यही देखोगे कि वेदर इट इज स्टेबल एंड रिलायबल रिजल्ट्स गिविंग प्रोसेस और नॉट इन एवरी सिचुएशन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका सही आंसर आएगा वो यही आएगा, वेरीफाइबिलिटी, बिकॉज रिलायबिलिटी जो होती है रिसर्च रिजल्ट की वो वेरीफाइबिलिटी को ही इम्प्लाई करती है। वैलिडिटी का मतलब होता है कि एक्यूरेसी, यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप यूज़ कर रहे हो रिसर्च में, सो वो इंस्ट्रूमेंट आपको कितने एक्सटेंट तक एक्यूरेटली वही रिजल्ट्स देता है जिसके लिए वो बनाया है। सो दिस इज व्हाट वैलिडिटी। यूजफुलनेस तो आप सभी को पता है इसका मीनिंग क्या है। बायसनेस यानी कि अगर आप सैम्पल्स को सिलेक्ट करने में अगर कोई पक्षपात करते हो वो। सो रिलायबिलिटी का मतलब ये हमेशा क्या होता है, वेरीफाइबिलिटी, और बेसिकली इट इम्प्लाइज व्हाट, वेरीफाइबिलिटी। Which of the following have direct bearing on the research tools and techniques? Now इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका डायरेक्ट जो बियर है वो रिसर्च टूल्स एंड टेक्निक्स के ऊपर है। और बेसिकली यू कैन से कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके आधार पर हम रिसर्च टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करते हैं और उसे डिटरमिन करते हैं। सो वेदर इट इज़ प्रोसेसेस, देन नॉलेज, देन कॉन्सेप्ट्स, देन एस्पिरेशंस। सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस ऑप्शंस। प्रोसेसेस मतलब क्या, प्रक्रिया जो हम करते हैं। देन नॉलेज यानी कि ज्ञान। कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या होता है कि एनी कॉन्सेप्ट्स और थियरीज और टेक्स्ट। एस्पिरेशंस का मतलब क्या होता है कि हमारे आकांक्षा है। सो इफ यू सी ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस देन यू विल अंडरस्टैंड दैट एस्पिरेशन यानी कि आकांक्षा,
सो इनका और रिसर्च टूल्स एंड टेक्निक्स का कोई रिलेशन नहीं है, सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। प्रोसेसेस, सो किसी भी प्रोसेसेस के आधार पर हम रिसर्च टूल्स एंड टेक्निक्स को डिटरमिन नहीं करते हैं, बिकॉज प्रोसेसेस इटसेल्फ कम्स अंडर रिसर्च टूल्स एंड टेक्निक्स। सो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सो आपको इनमें से ही एक ऑप्शन को चूज करना है। सो नाउ लेट अस सी नॉलेज इन डिटेल। नॉलेज क्या है? नॉलेज का मतलब होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी होती है, हमारे पास कितनी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट अ सब्जेक्ट जिसके ऊपर हम स्टडी करना चाहते हैं। ओके, एंड कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट्स यानी कि अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और जनरल नोशंस जिसके आधार पर रिसर्च बनता है। ओके, दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? 3, दैट इज कॉन्सेप्ट्स। सो कॉन्सेप्ट्स के आधार पर रिसर्च बनता है, दैट्स वाई कॉन्सेप्ट्स के आधार पर हम डिटरमिन कर सकते हैं कि हमें कौन से रिसर्च टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करके उस रिसर्च को करना है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गोल ऑफ इवैल्यूएशन रिसर्च? नाउ इनमें से कौन सा इवैल्यूएशन रिसर्च का गोल है और ऑब्जेक्टिव है? सिचुएशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग, trend based decision making, people based decision making, then data based decision making. So students, let us see first of all कि evaluation research होता क्या है। इवैल्यूएशन रिसर्च ये एक अप्लाइड रिसर्च का टाइप है। ओके, एंड ये हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम किसी भी इफेक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं तब। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी प्रोग्राम है, पॉलिसी है या फिर कोई भी इंटरवेंशन है, ओके, जो हमें किस तरीके से एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ओके, सो उसका जो इफेक्ट होता है हमारे ऊपर, ओके, उसे स्टडी करने के लिए इवैल्यूएशन रिसर्च किया जाता है। ओके, आर यू गेटिंग? सो बेसिकली इवैल्यूएशन रिसर्च ये हमेशा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, ओके, बाय यूजिंग डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग। ओके, सो बेसिकली डेटा का इस्तेमाल करके डिसीजंस लेकर स्टडी करके इवैल्यूएशन रिसर्च हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ओके, सो इसके लिए हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं ताकि हम डिटरमिन कर सके कि वेदर वो प्रोग्राम और इंटरवेंशन उतना अचीविंग है या नहीं है टोवर्ड्स इट्स इंटेंडेड आउटकम्स और नॉट। एंड एज वेल हम उसमें जान सकते हैं कि हमें किस एरिया में इम्प्रूवमेंट करनी है, किस एरिया में नहीं करनी है। यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड ना कि इवैल्यूएशन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। इवैल्यूएशन यानी कि व्हाट? द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग समथिंग। अगर आपको किसी भी चीज़ को इवैल्यूएट करना है, उसके लिए जो प्रोसीजर होती है वो क्या है? इवैल्यूएशन। ओके, सो इवैल्यूएशन रिसर्च का गोल यही होता है कि डेटा के आधार पर डिसीजन ले लो। दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? 4, दैट इज डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग। ओके, which of the following citation style is famously followed in science and medical research? now इनमें से कौन सी citation style ऐसी है जो हम काफ़ी समय से साइंस एंड मेडिकल रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं? APA स्टाइल, MLA स्टाइल, शिकागो मैनुअल स्टाइल, वैनकोवर रेफरेंसिंग स्टाइल। सो स्टूडेंट्स, साइटेशन स्टाइल का मतलब होता है कि जिस स्टाइल से हम साइटेशंस प्रोवाइड करते हैं और जिस स्टाइल से हम रेफरेंसेस की लिस्ट देते हैं। ओके, सो एपीए स्टाइल का मतलब होता है कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल। ओके, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल। सो ये स्टाइल इसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई थी। सो एपीए स्टाइल ये ज़्यादातर सोशल साइंसेज में यूज़ किया जाता है, देन साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड अदर फील्ड्स जो होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। देन एमएलए स्टाइल, व्हाट इज दिस? एमएलए स्टाइल का फुल फॉर्म है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ओके, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन स्टाइल। ओके, सो इस स्टाइल को मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन इस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था। एंड एमएलए स्टाइल को हम ह्यूमैनिटीज, लिटरेचर, लैंग्वेज एंड कल्चरल स्टडीज में यूज करते हैं। शिकागो मैनुअल स्टाइल, नाउ शिकागो मैनुअल स्टाइल इज अगेन अ स्टाइल जो हम एकेडमिक्स में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। एंड जो वैनकोवर रेफरेंसिंग स्टाइल है, सो दिस इज द स्टाइल जो हम काफ़ी बार
से साइंस एंड मेडिकल रिसर्च में यूज करते आए हैं. दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट 4, दैट इज द वैनकूवर रेफरेंसिंग स्टाइल. ओके. शिकागो साइटेशन स्टाइल इज कॉमनली यूज्ड फॉर साइटिंग सोर्सेस इन. शिकागो साइटेशन स्टाइल हम कॉमनली कौन से सब्जेक्ट एरिया में यूज करते हैं ताकि हम सोर्सेस को साइट कर सके? केमिस्ट्री, हिस्ट्री, लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स. सो अभी हमने देखा कि शिकागो साइटेशन स्टाइल ये एक ऐसी स्टाइल है जो हम एकेडमिक्स में यूज़ करते हैं ताकि हम पेपर्स, देन काफ़ी सारे जो रिसर्च के लिए आर्टिकल्स वगैरह बनते हैं उसमें इसकी मदद से रेफरेंसेस की लिस्ट दी जाती है. सो बेसिकली शिकागो साइटेशन स्टाइल ये कॉमनली हिस्ट्री एरिया में यूज़ किया जाता है ताकि हम साइटिंग सोर्सेज जो होते हैं उसके लिए इंफॉर्मेशन दे सकें. ओके. Which of the following plagiarism software is available under open access? Okay, so students, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है प्लेजरिज्म का जिसके लिए ओपन एक्सेस है? So whether it is Urkund, whether it is Turnitin, whether it is Viper, whether it is Wipro. So students, if you see all of these options, then you will understand that Urkund, Turnitin, Viper and Wipro में से सिर्फ एक ही प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसका ओपन एक्सेस है एंड वो है वाइपर. ओके. वाइपर का ओपन एक्सेस भी अवेलेबल है एंड इसका पेड एक्सेस भी अवेलेबल है. ओपन एक्सेस का मतलब होता है कि सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल है. ओके. सो सभी के लिए है, एकेडमिशियंस, टीचर्स, देन यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा. उर्कुन, टर्निटिन एंड विप्रो इनके जो सॉफ्टवेयर्स है ये बेसिकली पेड सॉफ्टवेयर्स रहते हैं हमेशा एंड इनके लाइसेंसेस वो यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करते हैं. ओके. MLA एंड APA. नाउ MLA एंड APA एग्जैक्टली क्या है? साइटेशन सिनोनिम्स है, साइटेशन सोर्सेस है, साइटेशन एक्रोनिम्स है या फिर साइटेशन स्टाइल्स है. सो जैसे कि हमने देखा MLA एंड APA ये दोनों भी क्या है? एक स्टाइल है. ओके. किसके स्टाइल है? साइटेशन लिखने की स्टाइल है. दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट 4, दैट इज साइटेशन स्टाइल्स. सो MLA का फुल फॉर्म क्या है? मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन. APA का फुल फॉर्म क्या है? APA का फुल फॉर्म इज व्हाट? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. सो MLA स्टाइल को बेसिकली ह्यूमैनिटीज, लिटरेचर, लैंग्वेज एंड कल्चरल स्टडीज में यूज किया जाता है एंड APA स्टाइल को सोशल साइंसेस, साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड काफ़ी सारे अदर फील्ड्स में भी यूज किया जाता है. ओके. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड जितना भी मैंने इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस किया है. बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. ओके.